Okay, welcome back students. This is class 11th physics and today our topic is uh, second application of dimensional analysis and topic is to derive the relationship between different quantities. तो डियर पहला एप्लीकेशन किया था हमने टू चेक अ रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, कोई दिया गया रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। पहला एप्लीकेशन ये किया था। अब दूसरा एप्लीकेशन है कि हमें डिफरेंट क्वांटिटीज दी हुई हैं और उनके बीच हमें क्या ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है। इसको हम इससे पिछले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, वहाँ पे हमने इसकी बेसिक बातें की और 2 क्वेश्चन वहाँ पे हमने इसके किए हैं। अब आगे करते हैं, हम थोड़े ढेर सारे क्वेश्चन करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। इससे पहले 2 क्वेश्चन किए। जिसने इससे पुराना वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो पहले देखें फिर इस वीडियो में आए, ठीक है डियर। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z। ठीक है, तो वो बोलता है कि वाटर वेव्स की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वाटर में जैसे आप पत्थर मारते हैं, स्टोन मारते हैं किसी तालाब में, तो तालाब में आपने कुछ देखा होगा कि एक ऐसा सर्कल की फॉर्म में ऐसे किनारे की ओर जाती है, एक हलचल जो है, एक डिस्टरबेंस आपका जहां पर पत्थर मारते हैं वहां से कहाँ की ओर जाता है, किनारे की ओर। तो उस डिस्टरबेंस की जो स्पीड होती है, ठीक है, उस वाटर वेव्स की जो स्पीड होती है वो वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड करती है, वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड करती है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी पे डिपेंड करती है। तो हमें इन डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि हमें वेलोसिटी का क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है। डिड्यूस द मेथड ऑफ डिड्यूस बाय मेथड ऑफ डायमेंशन रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। ओके डियर, शुरू करते हैं फिर। तो आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन में आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन पहला वेवलेंथ, दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड तीसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, तो हमने लिख दिया v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट हमें मालूम नहीं कि वेलोसिटी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 पावर पे, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के स्क्वायर के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के क्यूब के। तो हमें ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। वी डोंट नो कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लैम्डा या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हम ये नहीं जानते कि लैम्डा के डायरेक्टली है कि स्क्वायर के डायरेक्टली है या इनवर्सली है, ठीक है, या लैम्डा स्क्वायर के इनवर्सली है। सो मैं सपोज कर लेता हूं लैम्डा की पावर a के प्रोपोर्शनल है, लैम्डा की पावर b के प्रोपोर्शनल है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके डियर, देन अब हमने बात की थी v, अब ये लैम्डा का साइन हटाया, सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और इक्वल का साइन लेके आए, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा डियर k इंटू लैम्डा की पावर a इंटू डेंसिटी की पावर b एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c। ओके डियर, देन प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लेके आए हैं और एक कांस्टेंट आया। लेकिन इस कांस्टेंट की खूबी होती है डियर कि ये जो कांस्टेंट होता है वो कैसा कांस्टेंट होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। तो मैं नीचे से लिख देता हूं वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं डियर, जिसने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, इससे पिछले वाला वीडियो देखे, वहां पे मैंने बहुत बारीकी से समझाया है, ठीक है। अब बार बार नहीं समझाऊंगा, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। समझ में नहीं आएगा पिछला वीडियो देखिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों टर्म्स की, अब इस इक्वेशन में इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन ये है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी इक्वल का साइन है।
अब इस इक्वेशन के में कितने टर्म है टोटल, तो एक टर्म है ये v और एक है इक्वल के दूसरे और ये टर्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? टोटल दो टर्म है। और एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है डियर कि किसी भी इक्वेशन में ऑल दी टर्म्स की जो डायमेंशन होती है, जितने किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं सबकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। तो अब मैं इनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं। तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डियर LT-1। आप जानते हैं, आपको याद हो चुका होगा। अब ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है के, तो यानी कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इज अगर ये कोई वेव है तो दो क्रस्ट या फिर कोई दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो सक्सेसिव क्रस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम बोलते हैं वेवलेंथ। यानी कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि एक डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए क्या होता है डियर? L, बाहर से पावर कितना? A। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के लिए m अपॉन वॉल्यूम के लिए L क्यूब, L क्यूब ऊपर गया तो m L की पावर -3। तो डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m L टू दी पावर -3, बाहर से पावर है b। और g क्या है? g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण या किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी के कारण जो ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आता है। अब है तो क्या ये एक्सीलरेशन है, तो चाहे किसी के भी कारण हो, ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। तो जी क्या है? एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आप पढ़े हैं LT-2, बाहर से पावर कितना डियर? C। ओके डियर, ठीक है। तो अब हम इसको समेटते हैं तो देखिए यहाँ क्या आपको मास वाला टर्म दिख रहा है? नहीं। तो मास की कोई डायमेंशन है? नहीं है, तो मास की डायमेंशन कितना? 0। फिर अगला लेंथ की डायमेंशन कितना है? लेफ्ट साइड में 1, अगर कुछ नहीं है तो 1। और टाइम की डायमेंशन कितनी है डियर? -1। 1 इंटू समथिंग समथिंग 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये चीज इतनी रहेगी। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा समेटते हैं। समेटने से पहले चलो हम इसको और ज्यादा इजी कर देते हैं आपके लिए। ये a अंदर आया तो l की पावर कितना हो गया? a। ये b अंदर जाएगा तो ये समझते हैं आप, इससे पिछली बार भी बताया था, a इंटू बी की होल पावर x, यानी कि a की पावर x इंटू b की पावर x। बट this is not happened in a plus b की whole power x does not equal to a की पावर x plus b की पावर x, not in minus। प्लस और माइनस में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, बचपन का रूल है। तो अप्लाई कीजिए, ये b अंदर भेजा डियर, तो ये बन गया m की पावर b इंटू ये l की पावर -3 पहले से था, b अंदर मल्टीप्लाई हुआ -3 इंटू b -3b इंटू ये c अंदर गया तो इसके साथ भी इसके साथ भी, तो l की पावर c और t की पावर -2 इंटू c -2c। ओके डियर, देन अब एक काम करते हैं, इसको और सही से लिखते हैं। लेफ्ट साइड में m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1 इज इक्वल टू, अब इस ओर समेटते हैं। सबसे पहले m कितनी जगह दिख रहा है? तो एक ही जगह है m, तो लिख दिया m सबसे पहले, और m की पावर कितनी दिख रही है डियर? b। ठीक है, अब आपका दूसरा l कितनी जगह है? तो l 3 जगह है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, और ये सब आपस में किस में? मल्टीप्लाई में है। ये तीनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो l की पावर कितना हो जाएगा? a -3b प्लस c, a-3b प्लस c इंटू t की पावर, अब t एक ही जगह है, कितना? t की पावर -2c। ओके डियर, अब हम बोलते हैं यहां से, अब दोनों टर्म की हमने डायमेंशन लिख दी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जितने भी टर्म होंगे उनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। कितने टर्म है यहाँ? 2, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए डियर? सेम होनी चाहिए।
according to principle of homogeneity, according to principle of homogeneity, homogeneity। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए m की पावर यहाँ 0 है, यहाँ m की पावर b है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी कि मास की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कि 0 और b आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि b इज इक्वल टू 0। दूसरा, लेंथ की डायमेंशन यहाँ कितना है, a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू, यहाँ लेंथ की डायमेंशन कितना है डियर, 1। ओके, एंड यहाँ टाइम की डायमेंशन है -2c और यहाँ टाइम की डायमेंशन है डियर -1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और c की वैल्यू आ गई 1/2। हमारे पास c है और b है। ठीक है, हमारे पास b आ चुका है और c आ चुका है। अब c और b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो c और b रख दीजिए, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितना है, 0, प्लस c की वैल्यू कितना है डियर, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1। ओके, 3 इंटू 0 0, तो ये तो हट गया, तो ये बन गया a प्लस 1/2। ये 3 इंटू 0 0, a माइनस 0 a प्लस 1/2 इज इक्वल टू a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये 1/2 उस ओर भेजिए, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 एंड a इज इक्वल टू कितना आ गया डियर, 1/2। तो a b c इन तीनों की वैल्यू मेरे पास है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 में a b c तीनों की वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो नीचे से अब लिखेगा आप इसके बाद, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। अब लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूट the value of a b c in equation 1। इक्वेशन 1 में a b c की वैल्यू रख दूंगा, तो v इज इक्वल टू k विच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट इनटू लैम्डा की पावर कितना, a बोले तो कितना, पावर 1/2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1/2। डेंसिटी रो की पावर कितना, 0, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c, और c कितना आया है डियर, 1/2। ओके डियर, तो आपको दिख रहा है डेंसिटी की पावर 0। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है डियर, 1, और 1 से किसी भी नंबर को वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका आ चुका है k इंटू लैम्डा की पावर 1/2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर 1/2, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं v इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा इंटू जी की होल पावर 1/2। ये पावर बटी हुई थी, मल्टीप्लाई में है तो इकट्ठा भी लिख सकता हूं। ठीक है, जानते होंगे आप इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया k इंटू पावर 1/2 को क्या बोलते हैं हम, रूट लैम्डा इंटू कितना डियर, जी। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स इज इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट इंटू अंडर रूट लैम्डा इंटू जी। तो ये जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। और आपको देखने को मिला कि जो वाटर वेव्स की वेलोसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी पे डियर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि ये जो ये बोल रहा था कि वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, ये बात गलत कह रहा था, ये बात सच नहीं निकली, क्योंकि डेंसिटी की पावर कितनी आ गई है डियर, 0, और डेंसिटी हमारे फॉर्मूले से क्या हो गया, हट गया है। हमारा फॉर्मूला क्या आया वाटर वेव्स की वेलोसिटी के लिए, फॉर्मूला क्या आया है डियर, तो वाटर वेव्स की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला v इक्वल टू कितना आया है, k इंटू अंडर रूट लैम्डा इंटू जी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको डेंसिटी का टर्म नहीं दिख रहा है, यानी कि वाटर वेव्स की जो वेलोसिटी है वो वाटर की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये चीज भी हम यहां से देख सकते हैं कि हमें पता चल जाता है, अगर किसी टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है तो वो टर्म क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और गायब हो जाता है। ठीक है डियर, चलो अगला क्वेश्चन है डियर, assuming that
कहीं साइन कर रहा है तो मैं डिक्टेट करता रहता हूँ डियर। assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river, ठीक है, कोई रिवर मैक्सिमम मास का स्टोन, मतलब कोई रिवर मैक्सिमम कितने मास का स्टोन फ्लो कर सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ पत्थर पानी में नहीं बहते हैं, रिवर में बहते नहीं है, ठीक है, जिनका बहते नहीं है, जिनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कुछ पत्थर पानी के रिवर में कुछ पत्थर जो हैं रिवर के फ्लो के साथ, ठीक है, रिवर के फ्लो के साथ बह जाते हैं, ठीक है, और कुछ पत्थर रिवर के फ्लो के साथ नहीं बह पाते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि जो मैक्सिमम, अब वो बात यहाँ पर किसकी बात कर रही है, यहाँ पर किसका बात कर रहा है क्वेश्चन में, कि वो कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द मास m ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग वाटर, वो मैक्सिमम मास जो पानी के रिवर द्वारा फ्लो किया जा सकता है, पत्थर का वो मैक्सिमम मास जिसको पानी, रिवर का पानी जो है फ्लो करा सकता है, बहा सकता है, ठीक है, वो मास किस पर डिपेंड करता है, v द वेलोसिटी, rho the density of water, and small g acceleration due to gravity, so that m varies with the sixth power of velocity। यानी कि जो मैक्सिमम मास है वो वेरी कर सकता है विद सिक्स पावर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के सिक्स पावर पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी बढ़ाने पर, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाने पर मास जो है 6 टाइम, वेलोसिटी बढ़ाने पर मास जो है पावर 6 टाइम क्या करता है, वेरी कर जाता है, उतना जो मास है वो क्या कराया जा सकता है, फ्लो कराया जा सकता है, ये हमें दिखाना है। तो हमें दिया है, गिवन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, दिखाते हैं इसको। मास m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं ये मास जो है जो फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम मास, व्हाट इज कैपिटल M, the maximum mass of stone which can be flow by the river, that depends on पहला है velocity की पे, ठीक है, और दूसरा है क्या आपका डेंसिटी रो पर, पहला है velocity, दूसरा है डेंसिटी, और तीसरा क्या है डियर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट इनकी किन पावर पे डिपेंड करता है ये हमें मालूम नहीं है, तो आई सपोज दैट v की पावर a पे डिपेंड करता है, b की पावर b पे, और g की पावर c पे डिपेंड करता है। देन प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और इक्वल का साइन लेके आएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा k इंटू वी टू द पावर a, डेंसिटी टू द पावर b, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर c, इसको बोला इक्वेशन 1। और ये k क्या है डियर, वेयर k is dimension लेस कांस्टेंट, ठीक है। कुल मिला के क्या है कि हमें वो मैक्सिमम मास जो फ्लो कर सकता है, ठीक है, रिवर के पानी के द्वारा, उसका रिलेशन निकालना है, रिवर की वेलोसिटी, ठीक है, जो रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी, रिवर के पानी की डेंसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके बीच रिलेशन फाइंड करना था। तो इस तरीके से मैंने मान लिया। देन अब क्या करते हैं, हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं फॉर इक्वेशन 1। ईच टर्म जो है जितने भी इसमें फिजिकल क्वांटिटी है सबकी क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये मास है तो मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू k, क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो इसकी जगह लिख दिया हमने 1, ठीक है। वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 की पावर कितना a, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि ml पावर -3 की पावर b, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सीलरेशन है तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2, बाहर से पावर कितना c। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो m की तो ठीक है, क्या यहाँ लेंथ की कोई डायमेंशन है, नहीं है, तो l की पावर 0, टाइम की कोई डायमेंशन नहीं है तो t की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू समथिंग समथिंग, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू में कोई चेंज नहीं। अब यहाँ अब इस a को अंदर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, l की पावर a इंटू टी इंटू -1 इंटू a माइनस a, ये a -1 इंटू a, ये b अंदर भेजा तो m की पावर b, l की पावर -3b,
ये c अंदर भेजा तो l की पावर c इंटू टी की पावर माइनस 2c। ठीक है, अब समेटते हैं डियर, m l की पावर 0 t की पावर 0 इज इक्वल टू, अब m कितनी जगह है, a की जगह है, तो m की पावर कितना है b, मास की डायमेंशन है b। अब l कितनी जगह है, यहाँ है और यहाँ है, सब मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, बेस से में ऐड हो जाएंगी। l की पावर a माइनस 3b प्लस c इंटू t की पावर कितना, तो t दो जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो t मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर ऐड होगी माइनस a माइनस 2c। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, के अकॉर्डिंग ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम। इसमें कितने टर्म है, तो यहाँ पर दो ही टर्म है, इक्वल से पहले एक टर्म, इक्वल के बाद दूसरा टर्म। जब तक कि माइनस या प्लस नहीं आता है तब तक टर्म चेंज नहीं होते हैं। तो m, अगर ये पूरी चीज इधर भेजूंगा तो माइनस के v की पावर a, रो की पावर b, g की पावर c, ये दूसरा टर्म बस हो गया। दो ही टर्म है, दोनों टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कि जो मास की डायमेंशन यहाँ है वही मास की डायमेंशन यहाँ होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ मास की डायमेंशन है b, ठीक है, यहाँ मास की डायमेंशन है b, और यहाँ कितनी है, मास की पावर में कुछ नहीं दिख रहा तो 1, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1। यहाँ l की डायमेंशन कितनी है, a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू, यहाँ लेंथ की डायमेंशन कितनी है 0, ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, और यहाँ t की पावर कितना दिख रहा है, यहाँ t की पावर दिख रहा है माइनस a माइनस 2c इक्वल टू, एक काम करते हैं इससे पहले, ठीक है, b m की पावर b, m की पावर 1, b और ये 1 क्या हो गए, इक्वल हो गए। दूसरा लेंथ की डायमेंशन a माइनस 3b प्लस 0 प्लस c, और यहाँ लेंथ की डायमेंशन कितनी है 0, ये दोनों आपस में इक्वल। अब एक काम करिए, b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो a माइनस 3 इंटू बी की जगह रखा 1, 3 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ये बन गया a माइनस 3 प्लस सी इक्वल टू 0, या इसको लिख सकता हूँ a प्लस सी माइनस 3 उस हो गया तो प्लस 3, तो ये कन्वर्ट हो गया a प्लस सी इक्वल टू 3 में। अब आते हैं टाइम की पावर पे, तो टाइम की पावर यहाँ है माइनस a माइनस 2c, और यहाँ टाइम की डायमेंशन है 0, तो माइनस a माइनस 2c किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ये तो या मत लीजिए, रहने दीजिए, इतना ही हो गया। अब ठीक है, हमारे पास b तो है लेकिन a और c नहीं है, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक ये और ये एक ये, इन दोनों को एलिमिनेट करिए, a से माइनस a कैंसिल हो गया, c माइनस 2c दैट इज माइनस c इक्वल टू 3 माइनस 0 कितना 3, ठीक है, प्लस 0 बोले तो सॉरी, तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3। इस माइनस c की वैल्यू इक्वेशन इस a प्लस c में रखो या इसमें रखो, तो यहाँ से a माइनस 3 प्लस 3, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 3, माइनस 3 उस हो गया तो 3 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया डियर 6। a की वैल्यू आ चुकी है 6, और c कितना मिला हुआ है, c मिला है माइनस 3, और b कितना है 1। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो a b c तीनों की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, ठीक है डियर। तो लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखिए, m इज इक्वल टू k इंटू वी टू दी पावर a कितना है v की पावर 6 इंटू डेंसिटी की पावर b की वैल्यू कितनी है डियर 1 इंटू a b दोनों रख दिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर कितना c कितना है माइनस 3, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या दिखाना था, सो दैट
m वेरीज विद द 6th पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यानी कि जो मास है, अगर के इस कांस्टेंट को इनको हटाएंगे तो कांस्टेंट हटाएंगे तो वापस फिर से प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और दिख रहा है कि वेलोसिटी के कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 6 पावर पे डिपेंड कर रहा है। सो यहां से हमने दिखा दिया द मैक्सिमम मास विच कैन बी फ्लो बाय द रिवर बाय द वाटर ऑफ द रिवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 6th पावर ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर मान लीजिए, इसको समझने के लिए सपोज कीजिए कि अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी वाटर की कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। एक रिवर है और उसका जो वाटर है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, और उस समय पे कितना जो है आपका मास फ्लो कराया जा सकता था। तो वो मास जो है फ्लो हो रहा था, मान लीजिए आपका 2 kg, ठीक है, 2 kg ही मास क्या भी हो रहा था, फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब चलो, वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से रिवर का वाटर फ्लो कर रहा था, और उस समय पे मैक्सिमम कितना मास रिवर के द्वारा फ्लो कराया जा सकता था, वो वाटर जो है 2 किलो का मास, मैक्सिमम मास फ्लो करा सकती थी। यानी कि 2 किलो या उससे कम का जो मास है, मास के जो स्टोन है वो फ्लो होते थे, और 2 kg से ऊपर के जो स्टोन है उसको जो है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बहने वाली रिवर फ्लो नहीं करा पाती थी। अब हमने क्या किया, वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, वेलोसिटी को कितना किया, डबल, ठीक है। तो वेलोसिटी को डबल कर दिया, कितना कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब m कैसे वेरी करता है, वेलोसिटी के 6 पावर के, तो v की जगह रखिए। अब पहले वेलोसिटी कितनी थी, देखिए पहले अगर हम इसको कहें m, प्रोपोर्शनल हटाए, इक्वल का साइन लाए, एक कांस्टेंट k इंटू वी टू दी पावर कितना, 6, ठीक है। और मान लीजिए k की वैल्यू 1 है तो m इक्वल टू v की पावर कितना, 6। पहले अगर आपका 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है, ठीक है, सब दोबारा चेंज कर रहा हूं, देखिए इसको शुरू से समझना। m वेरीज विद द 6 पावर ऑफ v, इसको समझना ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करना। m वेरीज विद द 6 पावर ऑफ v, सपोज दैट m प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, इक्वल का साइन लेके आए, और कांस्टेंट के v टू दी पावर 6, और सपोज दैट इस k की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। m की वैल्यू k की वैल्यू 1 है, तो आ गया m इज इक्वल टू वी टू दी पावर 6। मैंने क्या मान लिया, k कितना है, 1 है, ठीक है। अब जब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो मैक्सिमम मास कितना फ्लो हो सकता है, तो रखिए यहाँ पर v की जगह 1 रखिए, तो m इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 की पावर कितना, 6, यानी कि 1 kg, ठीक है। जब 1 मीटर पर सेकेंड थी तो कितना फ्लो हो रहा था, मैक्सिमम मास कितना वाटर फ्लो करा पा रहा था, 1 kg। अब मैंने वेलोसिटी को क्या किया डियर, डबल किया, वेलोसिटी कितनी कर दी, बरसात हुई, और पानी का फ्लो का जो रेट है वो बढ़ गया, और रेट बढ़ करके बरसात बहुत तेज हुई और डबल हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड का रेट हो गया पानी के बहने का। तो अब जो मैक्सिमम मास है जो फ्लो कराया जा सकता है रिवर के द्वारा, समझ रहे हैं, बारिश हो गई है, पानी की स्पीड बढ़ के डबल हो गई है, तो अब पहले जो पानी है वो, पहले का पानी जब बारिश नहीं हुई थी तब पानी 1 kg का पत्थर, मैक्सिमम 1 kg का पत्थर को क्या करा सकता था, मूव करा सकता था। अब बारिश हुई, स्पीड जो है डबल हो गई, तो अब क्या 1 kg का ही, अभी भी मैक्सिमम 1 kg का ही पत्थर लुढ़काया बहा सकता है वो, तो आंसर है नहीं। कितने kg का मैक्सिमम, तो रखिए v की जगह 2 रखिए, तो m इज इक्वल टू 2 की पावर कितना आ गया, 6, यानी कि 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, यानी कि ये आ गया 64 kg। तो देख रहे हैं, अब रेट अगर क्या हुआ है, डबल हुआ है,
तो मास जो है 2 किलो का फ्लो नहीं करा सकता वो। दो मैक्सिमम मास 2 kg नहीं हुआ, मैक्सिमम मास कितना हो गया है 64 kg। यानी कि जो मैक्सिमम मास है, ठीक है, जब मान लीजिए जब स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड थी, तो जो मैक्सिमम मास पानी बहा सकती है वो था 1 kg। अधिकतम 1 kg का ही पत्थर पानी लुढ़का सकता था। 1 kg से ज्यादा का पत्थर होगा तो वो रिवर में क्या हो जा रहा था, सेटल डाउन हो जा रहा था, नीचे बैठ जा रहा था, वो पानी के साथ बह नहीं पा रहा था। लेकिन बारिश हुई, आप देखते हैं बहुत तेज बारिश हुई, जैसे कि आज तूफान आने वाला है, ठीक है, साइक्लोन आने वाला है वेस्ट बंगाल में, स्पीड बढ़ गई है वाटर की, ठीक है, तो स्पीड अगर डबल हो जाएगी, ठीक है, तो अगर पहले 1 kg लुढ़का सकता था, तो स्पीड डबल होने पर स्पीड की पावर 6 यानी कि 64 kg वो क्या कर सकता है, लुढ़का सकता है, जो कि बहुत क्या है, घातक है। समझ में आई बात इतनी? तभी बरसात के समय बड़े बड़े पत्थर भी क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, क्योंकि वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और मैक्सिमम मास पावर 6 की फॉर्म में क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज दैट क्वेश्चन। ये खाली हमें तो क्वेश्चन में केवल इतना ही करना था, यहां पर करने तक हमारा आंसर आ गया था, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बोला, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन है डियर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक है, साउंड भी क्या होती है, एक वेव होती है, और क्लास 9th में आप ये पढ़े हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v, और 11th में भी पढ़ेंगे साउंड वेव लास्ट में। The velocity of sound waves v through a medium may be assumed to depends on the density of the medium d and the modulus of elasticity E, deduced by the method of dimension. The formula for the velocity of sound take dimensionless constant k is equal to 1, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने डिक्टेट करा दिया, क्वेश्चन लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साउंड वेव की जो वेलोसिटी है, ठीक है, जब साउंड किसी मीडियम से प्रोपिगेट हो रही है, जब साउंड किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, और आपको मालूम है साउंड के प्रोपिगेट होने के लिए, साउंड के ट्रेवल करने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होता है तो साउंड वेव प्रोपिगेट नहीं कर सकता है। तो साउंड वेव की जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो बोलता है मीडियम की डेंसिटी पर, और मीडियम के लिए जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू पर, इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो साउंड वेव की जो वेलोसिटी है उसके लिए हमने फॉर्मूला डिड्यूस करना है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, एंड हमें जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू दे रखी है इस बार कितना, 1। ओके डियर, देन सॉल्व करते हैं फिर इसको, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन velocity of sound wave is depend on velocity of sound wave is depend on density of the medium and modulus of elasticity of the medium, but we don't know in which power of density and which power of modulus of elasticity the sound wave depends, ठीक है। तो I suppose that power A of density and power B of modulus of elasticity sound wave depends, ठीक है। मैंने मान लिया कि साउंड वेव डेंसिटी की A पावर पे डिपेंड करती है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की B पावर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब डियर सॉल्व करते हैं इसको। v इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, इक्वल का साइन लेके आए, और एक कांस्टेंट आया k, एंड d टू दी पावर a एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर कितना, b। अब ये k क्या होता है डियर, तो k 100% है डायमेंशन लेस कांस्टेंट ही होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन, तभी ये जो मेथड है वो क्या हो पाती है, एप्लीकेबल होती है। वेयर इसमें लिखना था वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, आप नीचे से लिख दीजिएगा वेयर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। देन अब नीचे से इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अब हम लिखते हैं
इक्वेशन 1 के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। अब लेफ्ट साइड में क्या है, v, और v के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1 इज इक्वल टू k के लिए, k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशन 1 भी लिख सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ml की पावर -3 की पावर कितना, a, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस होता है डियर रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैं खाली आपको दिखा रहा हूं, बाद में ये सब पढ़ना है आपने, है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन होती है, चलो इसको लिख दिया मैंने F अपॉन A, या अपॉन का साइन कन्वर्ट हुआ इनटू में कैपिटल L, ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। अब ये सब चीज आप जानते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। तो निकालिए डियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू, सबसे पहले फोर्स की लिखते हैं, फोर्स की हो जाएगी mLT माइनस 2, ठीक है, अपॉन एरिया की कितने डियर, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि L का क्या हो गया, स्क्वायर। अब है ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन कितनी, L, ठीक है, अपॉन चेंज इन लेंथ में मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का चेंज है, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ये भी तो क्या है, एक तरीके की लेंथ ही है ना, तो चेंज इन लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी क्या, L। समझ में आई बात। पहले लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, गरम किया 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई है, तो चेंज कितने का आया, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर भी तो क्या है, ये भी लेंथ है, ठीक है। तो ये कैपिटल L से कैपिटल L क्या हो गया, कैंसिल हो गया डियर। अब ये L तो कैंसिल, अब L से ये पावर 2 है, यानी कि L इंटू L, एक पावर क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आया m, L ऊपर गया, पावर चेंज होगी -1, t की पावर कितना, -2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए की पावर कितना है, b, तो हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया m, L की पावर -1, ठीक है, t की पावर -2। कोई दिक्कत इतना समझ में। अच्छा, अब समेटते हैं फिर डियर। यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो m की पावर कितना, 0, L की पावर कुछ नहीं तो 1, t की पावर दे रखा है कितना है, -1, ठीक है, इक्वल टू 1 इंटू समथिंग, इसको समेटते भी जाते हैं, ठीक है। a अंदर गया तो ये हो गया m की पावर a, L की पावर -3a, ठीक है, और यहाँ पावर बाहर से कितना था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर कितना है, b है, ठीक है। अब ये b अंदर भेजिए, तो m की पावर b सबके साथ जाएगा, b इंटू -1, यानी कि L की पावर -b एंड t की पावर -2b। ओके डियर, अब समेटिए इसको, तो ये हो गया m की पावर 0, L की पावर 1, t की पावर -1 इज इक्वल टू m की पावर, दो जगह दिख रहा है m, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, m से इस m को मल्टीप्लाई किया, बेस सेम, पावर ऐड हो गई a प्लस b। L कितनी जगह है, ये भी दो जगह है, मल्टीप्लाई किया, बेस सेम, पावर ऐड होगी -3a प्लस कितना, सॉरी -3a प्लस -b, यानी कि प्लस माइनस b, एंड t की पावर कितना है, t की पावर है -2b। ओके डियर, देन according to principle of homogeneity, अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपने लिखना है, मैं नहीं लिख रहा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम, और यहाँ पर कितनी टर्म है, 2, एक यहाँ और एक यहाँ,
तो इस ओर जो डायमेंशन MLT में है वही डायमेंशन इस ओर भी होंगी MLT की जो डायमेंशन यहाँ वही MLT की डायमेंशन यहाँ, ठीक है, क्योंकि दो टर्म है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। अब देखिए यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है, a प्लस बी, और यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है डियर, 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। लेंथ की पावर कितना दिख रहा है, -3a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ लेंथ की पावर कितना है, 1, ओके। और यहाँ टाइम की डायमेंशन कितनी है, -2b, ठीक है, और यहाँ टाइम की डायमेंशन कितनी है, -1, माइनस से माइनस गया, b इज इक्वल टू 1/2, ओके। देन अब b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए फर्स्ट वाले में, तो ये a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1/2। और अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बस a और b दो ही थे, उन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक की वैल्यू है 1/2, एक की वैल्यू है -1/2। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू k इंटू डेंसिटी की पावर कितना, a, पावर a बोले तो पावर -1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस मीडियम की कितनी है, b, और b बोले तो कितना है वैल्यू, 1/2। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में गिवन है डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 1, तो k की जगह कितना रख देंगे डियर, 1 रख देंगे, तो ये बन गया है d की पावर -1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर 1/2, ठीक है। देन v इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर 1/2 इंटू, ये d नीचे आया, सॉरी d की पावर कितना है, -1/2 है ये, तो अब ये इसको नीचे e के अपॉन में भेज दिया, तो साइन क्या हो जाएगा, पावर का चेंज, d की पावर कितना हो गया, 1/2। अब इसी को मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू e अपॉन d की होल पावर 1/2, ठीक है। ये डिवीजन है, तो अगर पावर अंदर जाएगा तो e की पावर 1/2, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1/2 e के साथ भी जाएगा, 1/2 d के साथ भी जाएगा, ठीक है डियर, इतना। देन अब ओके, v इज इक्वल टू पावर 1/2 का मतलब क्या होता है डियर, किसी भी नंबर का पावर 1/2 बोले तो क्या, अंडर रूट, कितना आ गया, e अपॉन d, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना हो गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन d, वेयर e इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड d इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ओके डियर। तो इतना करते हैं अब, तो घर में डियर पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इस समय का जो है सदुपयोग करना है, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और जो भी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अब तो खतरा थोड़ा बढ़ चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बार बार हाथों को धोते रहिए, ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और खूब ज़्यादा पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है डियर, ओके, थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, ठीक है डियर, ओके, थैंक यू।